अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती क्या है? किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते करने के दौरान जितनी भी हमारी मेमोरी रैम के अंदर यूज़ होगी ना, रैम के अंदर, वो मेमोरी की जो यूसेज है वो हम कैलकुलेट करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ज़रिए। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी के अंदर हम क्या चीज़ें जो है ना वो नोट करेंगे। एक तो ये कि जहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वो स्टेटमेंट्स जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इंट x इज़ इक्वल टू 5, इस चीज़ को हम नोट करेंगे, या फिर ये इंट i इज़ इक्वल टू 0 है, ये, या फिर ये इंट y इज़ इक्वल टू 10। तो जहाँ पे भी कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर कोई हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं पॉइंटर्स को, तो वो स्टेटमेंट्स जो है ना हम नोट करेंगे। और इसके अलावा इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ना उसके बारे में पता हो कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी सॉरी टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 चीज़ें इसके लिए जो है ना हमने वो अंडरस्टैंड करनी है। एक तो ये कि ये जो मेमोरी एलोकेशन वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने देखना है। दूसरा ये कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है डिफरेंट लूप्स की, हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आप इस लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो ना, ये जो हमारे पास है, ये 0 से शुरू हो रहा है और n तक जाएगा। और इसके अंदर हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का। तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा हमारे पास? n टाइम्स ये लूप चलेगा हमारे पास। अब इसके लिए जो हमारे पास मेमोरी काउंट है, हम वो सबसे पहले कर लेंगे कि हर जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो कितनी मेमोरी जो है ना उनको एलोकेट हो। अब इवन दो हमारा जो इंटीजर का कोई भी वेरिएबल है, अमूमन उसको जो है वो 4 बाइट्स जो है वो हम एलोकेट करवाते हैं। अब बेशक इसको 4 बाइट्स हम एलोकेट करवाते हैं, लेकिन फिर भी मेमोरी काउंट के अंदर मैंने इसके लिए जो है ना वो 1 लिखा है। 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट वैल्यू को जब भी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम डिनोट करवाएँगे तो हम हमेशा उसको 1 से ही करवाएँगे। अब फिर उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर किया जा रहा है वो है इंट i इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आपको पता हो तो ये जो हमारी ये इंट x इज़ इक्वल टू 5, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है हमारे पास? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, यानी कांस्टेंट है। तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकली वो भी हमारे पास क्या निकली? वो भी 1 निकली। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके लिए मैंने क्या लिखा? यहाँ पे 1 ही लिखा है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास i है, अगर हम i को देखें, i भी जो है ना, जो ये लूप की इनिशियलाइज़ेशन वाली जो है ना ये स्टेटमेंट है, लूप की इनिशियलाइज़ेशन हमेशा जो है वो सिर्फ़ एक दफ़ा ही होती है। या जब लूप जो है वो फर्स्ट टाइम आइटरेट करता है। तो इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी सिर्फ़ स्टेटमेंट की क्या होगी? वो हमारे पास 1 होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या है? इसके लिए भी आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास जो है ना, ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है, ये वाली। अब इस स्टेटमेंट के लिए हम हमारे पास जो है ना, अगर आप देखो तो ये लूप के अंदर आ रही है। अब लूप के अंदर आ रही है तो इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारी कितनी टाइम्स एग्ज़ीक्यूट होगी? n टाइम्स एग्ज़ीक्यूट होगी। अब इवन दो अगर ये हमारी स्टेटमेंट जो है ना ये n टाइम्स एग्ज़ीक्यूट हो रही है, तो हम यही इमेजिन करेंगे कि इस स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो मेमोरी यूसेज है वो हमारे पास n आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी यूसेज है वो इस केस के अंदर 1 नहीं आएगा, सॉरी n नहीं आएगा। वो इस केस के अंदर 1 ही आएगा। अब ये 1 क्यों आएगा? सपोज़ कर लें जब i हमारे पास क्या है, 1, सॉरी 0। अब i अगर हमारे पास जब 0 है, तो हमारे पास y को जो है वो मेमोरी एलोकेट होगी और उसके अंदर वैल्यू जो है वो हम 10 स्टोर करवा देंगे। देन जैसे ये हम काम कर लेंगे, लूप की अगेन आइटरेशन होगी i इज़ इक्वल टू 1 पे। अब जो जो i इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो हमारा y क्रिएट हुआ था ना, उसका स्कोप फौरी तौर पे खत्म हुआ, वो रैम में से डिलीट हो गया ऑटोमैटिकली। जितने भी हमारी ये जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, जिनके अंदर पॉइंटर्स या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं है, जैसे ही उस वेरिएबल का स्कोप खत्म होगा, तो फौरी तौर पे जो है ना वो रैम से डिलीट हो जाएगा। तो ये जो इंट y इज़ इक्वल टू 10 है, इसका स्कोप जो है ना वो इस बॉडी के अंदर ही है सिर्फ़। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, फॉर की बॉडी जो है इसका स्कोप सिर्फ़ इसके अंदर है क्योंकि ये डिफाइन हमने इसके अंदर किया हुआ है। तो जैसे ही एक आइटरेशन कंप्लीट होगी, इसका जो स्कोप है वो फर्स्ट आइटरेशन के अंदर जो है ना वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर जो है ना ये रिक्रिएट होगा। और जैसे ये रिक्रिएट होगा, तो रैम के अंदर अगेन इसको जो है ना वो जगह मिलेगी। यानी सपोज़ कर लें अगर लूप ने हमारे ने जो है ना वो 10 दफ़ा चलना है, 1 2 3 4 5 से 10 तक चलेगा। अब जब फर्स्ट आइटरेशन थी तो
y को जो है ना वो 10 मेमोरी स्टोर हुई, तो रैम के अंदर उसने 4 बाइट्स लिए। जैसे ही हम सेकंड आइटरेशन पे गए तो ये वाली 4 डिलीट होगी मेमोरी, और इसी की जगह के ऊपर अगेन उसने 4 बाइट्स ले लिए। तो जो टोटल मेमोरी की जो कंजर्वेशन है वो इसके अंदर कांस्टेंट आ रही है। इवन दो लूप हमारा कितनी दफा चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, लेकिन जो टोटल मेमोरी की कंजर्वेशन लूप के अंदर हो रही है वो कितनी हो रही है, वो कांस्टेंट ही है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे मेमोरी काउंट के अंदर क्या लिखा है, 1 ही लिखा है। तो ओवरऑल अगर इसको हम प्लस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हुए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर हमारे पास आएगी तो उसको हम जो है ना वो 1 से डिनोट करवाएंगे। तो जो हमारे पास जी ऑफ एन यानी जो डोमिनेटेड वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो कांस्टेंट है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। अब इस पूरे लूप के अंदर हमारे पास कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं थी ना, तो हम सिंपली बगैर हर चीज को देखे बगैर ही हम जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो बिग ओ ऑफ 1 लिख सकते हैं इसके लिए। पूरे लूप के अंदर अगर कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी ना, तो हम डायरेक्टली उसको जो है ना वो बिग ओ ऑफ 1 लिख सकते हैं। बाकी ये सारी बाकी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आगे जब हमारे पास आएगी नहीं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आएगी, तो तब भी जो है ना हम सेम यही सारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करें। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना एक ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट एन। अब n जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इसको रैम के अंदर कितनी स्पेस एलोकेट होगी, 4 बाइट्स यानी कांस्टेंट। इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, बिग O ऑफ 1। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है या पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है वो है ये पॉइंटर। और इस पॉइंटर को हम जो है ना वो n साइज की मेमोरी जो है वो एलोकेट कर रहे हैं। जितनी हमारी यहाँ पे n की इनपुट आएगी उस साइज की इसको हम मेमोरी जो है ना वो एलोकेट करवा देंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन क्या आ जाएगी, वो बिग O ऑफ n आ जाएगी। फिर उसके बाद एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर कर रहे हैं, और इस वेरिएबल ये भी वेरिएबल हमारे पास क्या है, स्टैटिक है, डायनेमिक मेमोरी नहीं है, तो इसकी भी फिक्स्ड यानी कांस्टेंट साइज मेमोरी है। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ 1 आ जाएगा। देन उसके बाद इंट i इज इक्वल टू 0 है, इसके लिए भी क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ 1 आ जाएगा। देन और कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, और इसके अंदर लूप के अंदर भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहे, तो फिलहाल टाइम कम्प्लेक्सिटी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये जो हमारे पास जितने भी हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की, अगर हम इनको प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा n+3। और इसमें हमारा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है यानी g ऑफ n क्या है, हमारा n, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर यही है। तो हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ जाएगी, बिग O ऑफ n। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है ना सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर होगा तो उसके लिए फिक्स्ड साइज मेमोरी एलोकेशन होती है। तो इसके लिए हम क्या ले लेंगे, बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट है। फिर उसके बाद ये सी इन की स्टेटमेंट है, इसके लिए कोई मेमोरी यूज नहीं होगी। देन उसके बाद एक इंटीजर की जो है ना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है, कितने साइज की, n साइज की हो रही है। तो n साइज की अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ n आ जाएगा। जितनी यहाँ पे n की इनपुट आएगी उतने साइज की यहाँ पे जो है ना वो मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। देन यहाँ पे हमारे पास एक ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट सम इज इक्वल टू 0। और सम इज इक्वल टू 0 जो है इसके लिए भी जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो फिक्स होगी। सॉरी, डायनेमिक नहीं, इसके लिए भी जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो फिक्स्ड साइज की होगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बिग O ऑफ 1। फिर उसके बाद हमारे पास लूप के अंदर ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल, इसके लिए भी क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगा। लूप के अंदर हम कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहे। फिर लूप से बाहर आके अगेन हम जो है ना उस अरे के ये जो अरे ए आर आर वाला पॉइंटर है उसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवा रहे हैं 2n। जितना हमने यहाँ पे n की इनपुट ली होगी उससे डबल साइज की हम जो है ना उसको मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ 2n। अब ये जो सारी वैल्यूज है हम इनको प्लस करेंगे। इस स्टेटमेंट को मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा में +1 कर लेता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज प्लस करके 3n+3। और इसमें से जो हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है, n है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास g ऑफ n आ जाएगा, और g ऑफ n हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसमें हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी आ जाएगी, साथ में इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखो
तो हमारे पास एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। इस वेरिएबल के लिए जो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन होगी वो होगी बिग O ऑफ 1 यानी कांस्टेंट। फिर उसके बाद हमारे पास सी इन की स्टेटमेंट है, इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। देन हम एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, बिग O ऑफ n। अब बिग O ऑफ n है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है लूप। लूप के अंदर इंट i इज इक्वल टू 0 जो है इसके लिए कितनी आ जाएगी, बिग O ऑफ 1। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा ये लूप चल कितनी दफ़ा रहा है। अब ये हम यहाँ पे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर हमारे पास कोई मेमोरी एलोकेशन या कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। तो इसलिए हम लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कैलकुलेट करेंगे। ये लूप हमारा 0 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है और i के अंदर हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये n डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स चलेगा। यानी बिग O ऑफ n टाइम्स जो है हमारा ये लूप चलेगा। ये इसकी क्या है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी। अब उसके बाद अगर इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, अगर आप ये देखो, ARR इज इक्वल टू न्यू इंट n। अब जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम था उसके अंदर क्या था कि हमारे पास जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो सिंपल वेरिएबल था, और सिंपल वेरिएबल जो है ना वो लूप की हर इटरेशन के ऊपर उसकी पहले वाली जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो डिलीट हो जाती है और नई मेमोरी उसको एलोकेट हो जाती है। तो ओवरऑल उसका जो साइज है मेमोरी का वो फिक्स्ड ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को अगर हम खुद से डिलीट नहीं ना करवाते तो तब तक ये डिलीट नहीं होती। तो अगर ये डिलीट नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो रैम के अंदर सेव्ड रहेगी जो पहली आइटरेशन की वैल्यू होगी। मसलन i इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो ये स्टेटमेंट जब ये एग्जीक्यूट होगी तो इसको n बिग O ऑफ n साइज की मेमोरी एलोकेशन होगी। फिर उसके बाद i इज इक्वल टू जैसे ही 1 होगा ना, तो ये जो i इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो इसको मेमोरी एलोकेशन हुई है ये डिलीट नहीं होगी। अब अगर ये डिलीट नहीं होगी तो ये रैम के अंदर मौजूद रहेगी। और i इज इक्वल टू 1 पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n की जो है मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। यूं चलता जाएगा, जब i जो है वो हमारा n पे जाएगा तो तब तक हमारे पास जो है ना हर दफ़ा बिग O ऑफ n साइज की जो मेमोरी एलोकेशन है वो होती रहेगी। तो अगर हर एक आइटरेशन के ऊपर मेमोरी एलोकेशन हो रही है, तो लूप हमारा चल कितनी दफ़ा रहा है, n टाइम्स रहा है। और हर दफ़ा मेमोरी एलोकेशन का क्या साइज़ आ रहा है, n आ रहा है। तो जो टोटल इसके अंदर फिर मेमोरी एलोकेशन हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर आ जाएगी। n टाइम्स लूप चल रहा है और हर आइटरेशन के ऊपर n साइज़ की मेमोरी एलोकेट हो रही है और वो डिलीट भी नहीं कर रहे हम। तो अगर ऐसा केस कोई आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास मेमोरी एलोकेशन जितनी लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितनी हर दफ़ा हमारे पास मेमोरी जो है वो हमारी यूज़ हो रही है। तो इस केस में हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगी। अब जब ये सारी वैल्यूज़ हम आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 आ जाएगा। इसमें हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, n स्क्वायर। अब ये जो डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारा, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगा। अब एक वेरिएशन हम ये देख लेते हैं जिसके अंदर हम साथ में मेमोरी को डिलीट भी करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ये सिमिलर प्रोग्राम है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक वेरिएबल है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बिग O ऑफ 1 आ जाएगा क्योंकि फिक्स्ड साइज मेमोरी एलोकेशन है। देन सी इनके लिए कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। फिर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसके लिए हमारे पास बिग O ऑफ n मेमोरी साइज एलोकेट होगा क्योंकि हम n साइज की डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। फिर लूप की के आई के लिए हमारे पास जो है ना वो बिग O ऑफ 1 जो है मेमोरी में एलोकेशन होगी। और लूप चल कितनी दफ़ा रहा है अब हमें ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर भी जो है ना वो मेमोरी एलोकेशन हो रही है। तो लूप हमारा जो है वो 0 से शुरू होके n तक जा रहा है और हर दफ़ा उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लूप हमारा n टाइम्स चलेगा। और अगर हमारा लूप n टाइम्स चलेगा तो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट चल रही है अब हम उनको देख लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंटर है उसको हम जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं n साइज की, बिग O ऑफ n साइज की। अब फर्स्ट आइटरेशन के ऊपर जो है ना इसको बिग O ऑफ n साइज की मेमोरी एलोकेट होगी। यानी जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो तब इसको जो है ना ये बिग O ऑफ n साइज की मेमोरी एलोकेट होगी। और i इज इक्वल टू 1 के ऊपर जाने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिलीट भी करवा रहे हैं। यानी ये वाली जो मेमोरी है ये डिलीट होगी और फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए अगेन एक बिग O ऑफ n साइज की मेमोरी जो है ना वो एलोकेट हो जाएगी। ये वाली डिलीट कर दी हमने। फिर उसके बाद हम जैसे ही i इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे तो ये जो हमने i इज इक्वल टू 2 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको भी हम डिलीट करवा देंगे। फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए अगेन हम n साइज की मेमोरी जो है ना वो एलोकेट करवा लेंगे। यानी ये वाला लूप जो है ना वो जितनी दफ़ा मर्जी चल ले, मेमोरी एलोकेशन जो है वो हमारे पास जो है ना वो टोटल कितनी रहेगी, बिग O ऑफ n ही रहेगी।
एन स्क्वायर तक नहीं जाएगी क्योंकि हम हर दफ़ा क्या कर रहे हैं, हर आइटरेशन पे जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जो मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं उसको हम डिलीट भी करवा रहे हैं। तो अगर हम उसको डिलीट करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो टोटल मेमोरी एलोकेशन होगी वो बिग O ऑफ n ही रहेगी। यहाँ पे साथ में पैरेंथेसिस भी आ जाएँगी डिलीट करवाते हुए, क्योंकि हमने बड़े साइज़ की मेमोरी एलोकेट करवाई है। अगर सिंपल वेरिएबल को एलोकेट करवाई होती तो फिर डिलीट ARR से भी काम चल जाता है। वैसे यार हम कंपाइल नहीं कर रहे तो एरर नहीं आएगा कोई। खैर आपको समझ आ गई होगी कि ये यहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है वो बिग O ऑफ n होगी। पिछले लूप में हमारे पास क्या थी, वो n स्क्वायर तक जा रही थी और यहाँ पे हम क्योंकि हर आइटरेशन पे मेमोरी डिलीट करवा रहे हैं, तो जो टोटल मेमोरी की कंज़प्शन है एक टाइम के ऊपर वो बिग O ऑफ n तक ही जाएगी। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो हम प्लस करेंगे। प्लस करने पे ये 2n+2 आ गया और इसमें हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास n, तो n हमारे पास जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी। अब ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी आइटरेटिव एल्गोरिदम्स की। इसी तरह ही हम जो है ना वो हमारे पास जो रिकर्सिव एल्गोरिदम्स हैं, हम उनकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी निकालना सीखेंगे। अ, बाकी के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।